वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जीएसटी दरों में नरमी के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि वो रेट कम करने के साथ साथ स्लैब में भी कमी की दिशा में निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट देयर। जानकार भी मानते हैं कि कंजम्पशन में दबाव को देखते हुए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस को देखते हुए और दूसरी तमाम वजहों से जीएसटी रेट्स रैशनलाइजेशन होना अब बहुत जरूरी हो जाता है। मेरा नाम है दीपक डोभार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि जीएसटी में कितनी कटौती की अब उम्मीद करें, खासतौर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद, और कितनी जरूरी हो गई है। आम आदमी से लेकर एक कारोबारी की कितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं, उसे कितना जरूरत है जीएसटी रेट्स रैशनलाइजेशन की। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। स्वागत करते हैं सौरभ अग्रवाल साहब का, टैक्स पार्टनर है ईवाई इंडिया के साथ। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं विवेक जालान साहब, पार्टनर हैं टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे विवेक जी। और हमारे साथ हैं एमएस मनी साहब, पार्टनर हैं डेलॉयट इंडिया के। मनी साहब गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो पे। मनी साहब, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से कर रहा हूं। संसद के भीतर भी मैम ने बयान दिया और अब बाहर भी उनका यह कहना है कि वी आर ऑलमोस्ट देयर, बिल्कुल अब तैयारी है। कितनी उम्मीदें हम करें और क्या अब वक्त सच में आ गया है कि अब जीएसटी काउंसिल खुद टैक्स रैशनलाइजेशन की तरफ कोई बड़ा फैसला ले? देखिए, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का जहां तक सवाल है, इसके ऊपर काम 3 साल पहले शुरू हो गई थी। 2022 से इसके ऊपर काम है। इसकी जीओएम बनी थी, फिर सब कमिटीज बनी थी वेरियस अफसरों की, और उसके बेसिस पे इन्होंने काफी प्रगति की है कि रेट रैशनलाइजेशन कैसे करें। इसमें समझने वाली बात यह है कि जब हम रेट रैशनलाइजेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जहां पर कुछ रेट्स जो आज की तारीख में है, हमारे पास 5 इफेक्टिव जीएसटी रेट्स हैं, 5 रेट से हम 4 रेट पे आने वाले हैं। सिर्फ ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर 5 रेट से हम 4 रेट पे आ जाते हैं तो जो रेट एबॉलिश हो जाएगी उसके अंतर्गत जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स किस रेट पे फिट होगी। अगर वो प्रोडक्ट्स फिट होती हैं लोअर स्लैब में तो बिजनेसेस को खुशी होगी क्योंकि जीएसटी के रेट कम हो गई। पर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोअर स्लैब में आ जाएं। तो कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो शायद हायर स्लैब में भी जा सकते हैं। पर इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके सरकार अगर ये नजरिए पे है कि हम सारे रेट्स का रीएवैल्यूएशन करें कि और कोई ट्वीक्स चाहिए क्या रेट्स पे, और अगर रेट्स पे किसी प्रकार की ट्वीट्स की जरूरत है, अगर कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट आज की तारीख में 28% पे है और ये जरूरी है कि उसको हम 18% पे मूव करें, या कोई आइटम है जो 18% है पर वो आइटम्स ऑफ मास कंजम्पशन है, उसको मूव करने की जरूरत है 12 में या 5 में, तो उन्होंने इसको पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे एवेल्युएट किया है, जिसकी वजह से 2 साल के मेहनत के बाद में आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि रेट रैशनलाइजेशन कमेटी का जो काम है उसका जो नतीजा है वो जीएसटी काउंसिल के सामने शायद आने वाले महीनों में पेश किया जाएगा। मनी सर, मेरा बैक टू बैक दूसरा आपसे सवाल रहेगा। इस वक्त कितनी जरूरत है हाउस होल्ड को, बिजनेसेस को, कितनी ज्यादा इस वक्त आवश्यकता आपको लगती है? अगर नहीं हुआ तो मुश्किलात हो जाएंगी। देखिए, रेट रैशनलाइजेशन का मतलब यह है कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर रेट कम होगी और शायद कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर रेट बढ़ जाएगी। मैं कम वाली साइड पर ज्यादा फोकस करूंगा सर। यस सर, बिल्कुल। तो जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, कंज्यूमर आइटम्स में ज्यादातर जो आइटम्स हैं 80-90% जो कंज्यूमर आइटम्स हैं वो आज की तारीख में 80% पे हैं, अगर वो एसेंशियल गुड्स नहीं है। और जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो एवरीडे यूज के आइटम्स हैं, वो ज्यादातर 5% पे ही हैं। अब 18% पे जो आइटम्स हैं, ये जीएसटी के पहले इसके ऊपर नेट टैक्स इंसिडेंट्स 23-24% की थी, जो कम होकर 18% में आई है। तो शायद 18% की जो रेट्स हैं उसमें और हम किसी प्रकार की कमी की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। शायद कुछ आइटम्स जो हैं 18% में, जो प्रोडक्ट्स ऑफ एसेंशियल कंजम्पशन हैं, वो शायद 5% पे आ सकते हैं। और 5% के जो आइटम्स हैं वो सही रेट पे हैं आज की तारीख में। काफी आइटम्स हैं आज की तारीख में जो एग्जम्प्टेड हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है,
वो सारे एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स कैटेगरी जो हैं वो शायद एग्जेम्प्टेड ही रहेंगी। पर मेन आइटम ये है कि जीएसटी के शुरुआत होने के 7 साल बाद में जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कर रहे हैं और इसको कुछ लोग जीएसटी 2.0 का भी नाम दे रहे हैं, तो जीएसटी 2.0 के अंतर्गत किस प्रकार की रिफॉर्म सरकार करेगी ये देखने वाली बात। ऑलराइट, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि किस तरह के रिफॉर्म्स होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है रैशनलाइजेशन का मतलब एक तरफा नहीं होगा, सिर्फ कट्स ही नहीं होंगे, बल्कि कुछ लोग शायद कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हायर टैक्स कैटेगरी में भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बट उसमें आम आदमी के लिए क्या निकलेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सौरभ अग्रवाल जी, थोड़ा अब आप भी बताएं सर, कितना हम अपेक्षा करें। जैसा मैंने बताया कि मैम वैसे वो तो चैलेंज भी दे रही हैं, उनके बयान देख रहे थे कि जब से सरकार ने कोशिशें की हैं कोई प्रोडक्ट पे कोई बहुत बड़ा जीएसटी बढ़ गया हो, ऐसा नहीं है। अलबत्ता वो हवाला दे रही हैं आरएनआर का भी, वो कह रही हैं कि जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है जो इनिशियली 15.8 था व्हेन जीएसटी वाज लॉन्च इन 2017, अब वो रिड्यूस होकर 11.4% आ गया 2023 का उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद भी गुंजाइश कहां लगती है अग्रवाल साहब? देखिए, अगर हम पहले तो रेट रैशनलाइजेशन क्यों हो रहा है इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि ये एक सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका है। आज हम 5 स्लैब में हैं, उसको हम कैसे मर्ज करके 4 में आए, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 1 स्लैब स्ट्रक्चर या 2 स्लैब स्ट्रक्चर चलता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 6-7 ईयर्स जो इंडिया के लिए एसेंशियल गुड्स की डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है। बिकॉज देश प्रगति कर रहा है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो कुछ चीजें जो पहले एसेंशियल नहीं थी उनको एसेंशियल में लेके आना आज की डेट में बहुत जरूरी होता जा रहा है। तो देयर विल बी अ मूवमेंट फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर। एक और चीज जो देखी गई है कि जब जब जीएसटी रेट जिस भी कमोडिटी में ज्यादा होता है उस जगह पे टैक्स इवेजन के चांसेस होते हैं। तो यहां पे क्या होता है, जब आप टैक्स इंसिडेंस को रिड्यूस करते हो, एंड दिस इज बीइंग सीन ग्लोबली ये देखा गया है कि वॉलंटरी एक्सेप्टेंस होता है। एक वहां पे आकर लोग टैक्स का कंप्लायंस ज्यादा करने लग जाते हैं, जो ओवरऑल देखा गया है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ऑटो सेक्टर के संबंध में अगर हम बात करें, जैसे आज इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, हाइब्रिड कार हो गई। हाइब्रिड कार का रेट बहुत दिनों से आ रहा है कि बढ़ा हुआ है। हाइब्रिड कार को हम कैसे मूवमेंट कर सकते हैं? आज जो 2 व्हीलर बाइक होती है, अगर हम 2 व्हीलर बाइक को देखते हैं 28% रेट। 2 व्हीलर बाइक इज बीइंग यूज्ड नाउ एज अ एसेंशियल कमोडिटी। आज की डेट में लोग बाइक के थ्रू अपना जीवन की जो लिविंग है वो अर्न कर रहे हैं, बट उसके ऊपर रेट आज की डेट में 28% है। फ्लेक्स फ्यूल कार्स को अगर हम बात करें, हम एक और जब पॉल्यूशन कम करने की बात कर रहे हैं तो यहां पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको लेकर के आज की डेट में ये सरकार काफी उसको लेके बड़ा इंपॉर्टेंस दे रही है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी जरूरत वाली चीजें हैं जो अब तक फैसला नहीं हो पाया था। एंड यू नो क्या होता है कि एक चीज के ऊपर फैसला लेना जहां सारे स्टेट्स को अग्री कराना है एक बड़ा मुश्किल काम होता है। आज आप जैगरी का एग्जांपल लीजिए, जैगरी 0% पे है अगर आप वो खुली हुई बेच रहे हैं, हाँ। और वही आप पैक्ड करके बेच रहे हैं तो 5% है, जबकि आज लोग पैक्ड लेना पसंद करने लग गए। तो सेम प्रोडक्ट पर अलग अलग जीएसटी, इस पर तो सरकार का बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है और सरकार अब इस पे कितना काम करेगी देखेंगे। लेकिन क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस का जिक्र किया और जी बिजनेस लगातार इस मुहिम को उठाता रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी या तो जीरो हो या फिर लोएस्ट स्लैब में आए, अग्रवाल साहब मैं आप ही से थोड़ा सा स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस पे पूछूंगा, इस वक्त सरकार के मन में क्या चल रहा है? और आपने सही कहा, जब गवर्नमेंट कह रही है कि साहब हम इंश्योरेंस फॉर ऑल लेकर जाना चाहते हैं, इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, आज की डेट में सबसे बड़ा हर्डल अगर इंश्योरेंस फॉर ऑल का है तो वो जीएसटी है। तो अगर इसको हटाया जाए या लोएस्ट स्लैब में लाया जाए, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? तो देखिए, इंश्योरेंस फॉर ऑल में हर्डल केवल जीएसटी है, ये कहना शायद थोड़ा गलत होगा। जीएसटी की दर कम कर देने से या उसको एग्जेम करने से वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, इंडियन पॉपुलेशन उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंश्योरेंस फॉर ऑल में जीएसटी एक हर्डल है। ऑफ कोर्स रेट कम होने से कॉस्ट ऑफ प्रीमियम जो होगी वो की कम होएगी और ज्यादा लोग
इंश्योरेंस को लेने के लिए सर पिछले अग्रसर। 1-2 सालों में जो इंश्योरेंस लगता प्रीमियम है- की दरें बढ़ी हैं, मतलब हम लोग तो चौंक जाते हैं जब लोग हमारे पास अपने इंश्योरेंस के स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजते हैं या हमको अपने केसेस भेजते हैं। और चलिए वो तो ठीक है क्योंकि हेल्थ केयर जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन आपके प्रीमियम की कॉस्ट भी बढ़ रही है और उसके ऊपर ये हायर स्लैब का जीएसटी, ये ऐसा लगता है कोड़ में खाद। सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल है, अकेला हर्डल नहीं है बट वन ऑफ द बिगेस्ट। सर तो जैसा दीपक जी आपने कहा है कि इंश्योरेंस वाइल हेल्थ इंश्योरेंस अपनी जगह है, जो मेडिकल की कॉस्ट है इंडिया में आज भी काफी कम है कंपेयर टू, अगर आप डेवलप्ड नेशंस में जाके देखेंगे तो वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज और ज्यादा कॉस्टली हैं, मेडिकल प्रीमियम की कॉस्ट भी वहां बहुत ज्यादा है। लेकिन जो आपने एकदम सही बात बोली है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 0% या 5% का रेट आ जाएगा तो उसको लेने के लिए लोग अग्रसर होंगे, उसकी कॉस्ट कम होगी एंड हेल्थ फॉर इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। एब्सोल्युटली सर। जालान साहब अब आपके पास आऊंगा। मैं थोड़ा सा लेटर पार्ट में मैं हेल्थ इंश्योरेंस पर वापस लौटूंगा, लेकिन अभी आपसे जो ओपनिंग रिमार्क वो आपका इस बार बहुत सारे संकेत ऐसे मिल रहे हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी है, और खास तौर से जब हम कंजम्पशन देख रहे हैं, कंजम्पशन के स्तर पर, और सारा का सारा जीएसटी तो कंजम्पशन ड्रिवन टैक्सी सिस्टम है पूरा का पूरा, कंजम्पशन में प्रेशर आ रहा है, लोग परेशान है। हमने अपने टॉपिक का भी नाम रखा है कि मुश्किल चलाना घर, घटाओ जीएसटी दर, और ये आवाज घर घर से आ रही है। तो जालान साहब कितनी हम उम्मीद करें इस बार? जी दीपक जी, आपके कार्यक्रम में बजट के पहले मैंने टिप्पणी की थी कि अब ये सरकार के लिए इनकम टैक्स की दरें कम करना ये एक ऑप्शन नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। बिल्कुल, मुझे याद है आपने कहा था। यस सर। के लिए भी वही कहूंगा सर, जो मैंने अब मैं जीएसटी के लिए भी यही कहूंगा, क्योंकि जीडीपी जो इंडिया की होनी चाहिए 8% कम से कम, जो हमने अचीव कर ली थी 2022-23 में, किंतु अब उसकी प्रेडिक्शन है 6.56 to 6.5%। तो ये काफी गंभीर एक मुद्दा है सरकार के लिए। कंजम्पशन सरकार को बढ़ानी ही पड़ेगी देश में, नंबर 1, और नंबर 2 जीएसटी की दरें कम करने की और खासा आवश्यकता है, क्योंकि इंडिया को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो फॉरेन मार्केट की जो डंपिंग हो रही है, फॉरेन से काफी सारी कंट्री से प्रोडक्ट, उनसे हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको चीप प्रोडक्ट्स देनी पड़ेगी, और उसके लिए जीएसटी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए टैक्स रैशनलाइजेशन तो जरूरी है ही, टैक्स सर्टेनिटी भी बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी हम कह रहे थे, गुवाहाटी हाईकोर्ट कल 2 दिन पहले, आप एक छोटे से मैं एग्जांपल देता हूँ, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया फ्रूट जूस के ऊपर, कि फ्रूट जूस के ऊपर 7 साल 8 साल से केस चल रहा था कि उसका जीएसटी रेट 40% होना चाहिए कि 18% होना चाहिए। कल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जहां की थोड़ी सर्टेनिटी आई है टैक्सेशन सिस्टम में फ्रूट जूस के ऊपर। ऐसी काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर सर्टेनिटी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है कि सरकार को टैक्स सर्टेनिटी भी लानी चाहिए, और ये तभी होगी जब टैक्स स्लैब कम होंगे। मनी साहब ने अभी कहा कि अभी 5 टैक्स स्लैब हैं, काफी जरूरत है कि इसे 3 स्लैब कर दिया जाए या 2 स्लैब कर दिया जाए, ताकि सेम प्रोडक्ट 2-3 अलग अलग स्लैब में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस के साथ नहीं आए। हम सब ने सुना था 3 महीने पहले पॉपकॉर्न के ऊपर, अगर आप पॉपकॉर्न खुला बेचते हैं तो 5%, अगर पैक्ड बेचते हैं तो 12%, अगर स्वीट के साथ बेचते हैं तो 18%। इसमें काफी मुश्किलें होती है जो मैन्युफैक्चरर है या जो ट्रेडर है उनको, और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर मान लीजिए ये अगर पॉपकॉर्न ही है या फ्रूट जूस मान लीजिए, मैंने 2 एग्जांपल दिए, किसी भी बिजनेसमैन ने अगर उसे 5% में बेच दिया, 7 साल बाद अगर उसे समझ में आ रहा है कि जी नहीं ये 5 नहीं 18% होनी चाहिए, 13% बिजनेस से लॉस बेयर करना, उसकी बिजनेस बंद हो जाएगी। अगर वो बिजनेस चलाएगा तो ये 13% वो फ्यूचर में कंज्यूमर से ही
कलेक्ट करेगा और कंज्यूमर के लिए चीज भी कॉस्टली होगी। तो अगर सरकार को इंडियन मैन्युफैक्चरर को बढ़ावा देना है, कंजम्पशन बढ़ानी है, तो जीएसटी की दरें रैशनलाइज करनी ही पड़ेंगी और स्लैब्स कम करने ही पड़ेंगे। और आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया, टैक्स सर्टेनिटी, टैक्स रैशनलाइजेशन के साथ सर्टेनिटी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज अगर किसी ऊहापोह की स्थिति में अगर टैक्स पेयर अथॉरिटी है और उसके बीच में कोई असमंजस स्थिति है, जिसमें जो हम देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स का यहाँ पर जिक्र भी हुआ, जैगरी का जिक्र हुआ, पॉपकॉर्न का जिक्र हुआ, दूसरे भी कई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बड़ी एक ऊहापोह की स्थिति रहती है, क्लैरिटी नहीं मिल पाती, और उसमें अगर कोई आदान प्रदान हो गया किसी वस्तु या सेवा का और बाद में पता चला कि साहब ये तो गलत स्लैब में लगा दिया, तब क्या होगा? और यही वजह है कि टैक्स लिटिगेशन के बढ़ते हुए मामलों को भी ठीक करने के लिए जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि लिटिगेशन कैसे ठीक होगा। कंजम्पशन का हमने थोड़ा जिक्र किया, लेकिन और गहराई में जाना पड़ेगा यह समझने के लिए कि देश को टैक्स जीएसटी रैशनलाइजेशन की आवश्यकता क्यों है, और यह कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए नहीं आवश्यक, यह खुद सरकार के लिए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन, इकोनॉमी के जो साठगांठ है, इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य है, वो बड़ा गहरा है। इस पर खुलकर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तीनों मेहमान मेरे साथ हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका क्योंकि इस पूरे जीएसटी के इकोसिस्टम के बनने में निभाई थी। उस वक्त जो सोच थी वो कई मोर्चों पर को साथ में लेकर चली गई थी। एक तो सिंगल टैक्स सिस्टम आए और दूसरा लिटिगेशंस भी हों, बहुत सारी चीज़ें थी, कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाए, टैक्स इवेजन कम हो जाए, ग्लोबल प्रैक्टिस से हम अलाइन हो जाएं। ऐसा लगता है कि उस दिशा में हम बढ़े तो हैं सर, लेकिन पूरी तरह से नहीं बढ़ पाए हैं। और ख़ास तौर से मैं टैक्स लिटिगेशंस की बात करूं तो 13.4 ट्रिलियन रुपए यानी कि 13,30,000 करोड़ रुपीस के लिटिगेशंस अभी हैं सर, ये कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से। तो ये सर कैसे दुरुस्त हों, और सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ अगर टैक्स स्लैब कम हो तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा सर? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, पर इसमें पहले ये समझ लें कि टैक्स लिटिगेशन की वजह क्या है। राइट सर। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि उसकी रीजन क्या है। तो टैक्स लिटिगेशन जो हम ज्यादा देखते हैं, मेरे हिसाब से इसकी दो मुख्य वजह है। पहली वजह यह है कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो बनी थी हर स्टेट पे, काफी डिसीजंस ऐसे हैं जहां पर दो स्टेट में एक ही मुद्दे के ऊपर दो डिफरेंट रूलिंग्स दो डिफरेंट अथॉरिटी ने दिए हैं। अब उनके पास उनकी रीजंस तो होगी क्यों उन्होंने उस तरीके से डिसाइड किया, बट फैक्ट रिमेन्स के तो एक इश्यू के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर दो अथॉरिटीज ने दो अलग अलग डिसीजन दिए हैं। जब उन्होंने दो अलग अलग डिसीजन दिए हैं, जो डिसीजन इंडस्ट्री के खिलाफ गई है, उनके पास और कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट अप्रोच हाई कोर्ट, और कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो ये वन रीजन है टैक्स लिटिगेशन का। दूसरा जो रीजन वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जीएसटी के 7 साल हो चुके हैं, अभी 8वां साल हो जाएगा 2-3 महीनों में, पर जीएसटी की जो ट्राइब्यूनल जो बननी चाहिए थी उसका गठन अभी तक नहीं हो पाया है। अब ट्राइब्यूनल को लेकर नोटिफिकेशन इश्यू हो गई है, उसके प्रेमिसेस हायर हो रहे हैं, ट्राइब्यूनल के मेंबर्स आ रहे हैं, पर 8 साल तक अगर किसी बिजनेस को किसी सॉल्यूशन का समाधान चाहिए तो उसकी जो एपेलेट प्रोसेस के बाद में अप्रोच करनी थी ट्राइब्यूनल, वो ट्राइब्यूनल नहीं है। इसकी वजह से बिजनेसेस को आज की तारीख में भी अगर कोई बहुत अहम मुद्दा है, बहुत गहरा कंट्रोवर्सी है, उनके पास कोई चारा नहीं है बट टू अप्रोच हाई कोर्ट वंस अगेन। अब हाई कोर्ट जो बॉडी है, हाई कोर्ट इज नॉट मेंट फॉर हियरिंग जीएसटी केसेस। हाई कोर्ट के पास में और बहुत सारे काम हैं जो उनको करने हैं, और कुछ हाई कोर्ट्स में टैक्स बेंच अलग हैं जहां पर ये जीएसटी के केसेस सुनाई जाते हैं। पर हाई कोर्ट इज नॉट द राइट फोरम टू हैव अ डायरेक्ट अपील फॉर जीएसटी केसेस। ओके। उसके लिए जीएसटी ट्राइब्यूनल का अगर गठन हो जाता जीएसटी शुरुआत के 1, 2 या 3 साल बाद में,
तो बिजनेसेस को रिलीफ मिल जाती थी जीएसटी ट्राइब्यूनल से ही। और अगर बिजनेसेस को रिलीफ टैक्स जीएसटी ट्राइब्यूनल से मिल जाती, एक बिजनेस को जो डिसीजन मिला है वो दूसरे बिजनेसेस के लिए प्रेसिडेंट का माध्यम बन जाता था, तो उनको सिमिलर इश्यू के ऊपर कहीं पर लिटिगेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर एब्सेंस ऑफ जीएसटी ट्राइब्यूनल और डिफरेंट एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज गिविंग डिफरेंट डिसीजंस एक ही मुद्दे के ऊपर, इसकी वजह से जीएसटी में लिटिगेशन काफी ज्यादा हो गया है। ओके ओके, तो ये जीएसटी ट्राइब्यूनल सर क्या गवर्नमेंट में कंसिडरेशन में है? अब गवर्नमेंट ने जीएसटी ट्राइब्यूनल्स को नोटिफाई भी कर दी है। हाँ, जीएसटी ट्राइब्यूनल्स की GST वाइज नोटिफाई कर दी है। और जीएसटी ट्राइब्यूनल्स के जो मेंबर्स हैं उनका जो चयन था, उनका सिलेक्शन प्रोसेस था, वो भी चालू है। पर जीएसटी ट्राइब्यूनल शायद कुछ महीने बाद शुरू होंगे। अभी तक तो हमने कोई डेफिनेटिव अनाउंसमेंट नहीं सुनी है कि किस तारीख से जीएसटी ट्राइब्यूनल शुरू हो जाएंगे अक्रॉस द कंट्री, या कम से कम बड़े शहरों में जहां पर लिटिगेशन की संख्या सबसे ज्यादा है। ऑलराइट, तो यानी कि जीएसटी ट्राइब्यूनल के आने से, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, कुछ हम जो टैक्स लिटिगेशन के इश्यूज हैं उनमें कुछ सुधार देखेंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनमें हम एम्बिग्युइटीज देखते हैं, बहुत बेसिक हैं अभी भी। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, आईटीसी के बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर अभी बहुत सारे कंफ्यूजन है, कंप्लायंस के बहुत सारे इश्यूज हैं जहां पर अभी काम करने की आवश्यकता है, रजिस्ट्रेशन, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। लेकिन अग्रवाल साहब, एक आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए आप क्या देखते हैं कि कौन से अगली बैठक में ऐसे त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कंजम्पशन के लेवल पर थोड़ा सा बूस्ट मिले? So दीपक जी, मैं ना बिफोर आई आंसर द क्वेश्चन विच यू हैव रेज्ड, जलान साहब ने एक बात कही थी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी का रेट कम होना चाहिए क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स इंडिया में डंप किए जा रहे हैं। मैं आपके व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूंगा कि चाहे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी हो, चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी हो, जीएसटी की जो दर होती है, चाहे इंपोर्टेड है चाहे वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, जीएसटी की दर दोनों जगहों पे सेम होती है। इंपोर्टेड के केस में टैरिफ लगता है, तो जीएसटी की दर से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोई नुकसान हो रहा है वो कहना शायद थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यार मैं एक डेटा पॉइंट भी इस पे बोलना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे कि डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शंस जो है ना वो करीब 9 से 10% की रेंज में बढ़ रहे हैं मंथ ऑन मंथ, वेयर एज जबकि आप इंपोर्टेड जीएसटी कलेक्शन को आप देखेंगे तो वो 5.5 से 6.5% की रेंज में जीएसटी कलेक्शन जो है वो बढ़ रहे हैं। अब मैं आता हूं आपकी बात पे, जो आपने प्रश्न मेरे से रेस किया कि किस तरीके से कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए। कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए आज की डेट पे जो जरूरत है, जो सरकार ने इस बजट में किया भी, कि इनकम टैक्स अप टू अ सर्टेन लेवल उन्होंने एक तरीके से माफ कर दिया। उस चीज को देखते हुए अगर मैं बकेटाइज करूं, कुछ जो सेमी एसेंशियल गुड्स हैं जो कि आज की डेट में 12% या 18% की दर में थे, उनको हम कैसे आज की डेट में उससे नीचे वाले स्लैब में लेके आए, जो कि 5 या 12 आज है और आने वाले कल में वो हो सकता है रेट चेंज हो जाए अगर स्लैब्स का मर्जर होता है आपस में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे 18 से 12 में मूवमेंट करें या 12 से 5 में मूवमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे सेमी एसेंशियल गुड्स ऐसे हैं जो आज इंडियन मार्केट के लिए एसेंशियल बन चुके हैं क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। इसी से क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता होगा। Correct. और जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, दैट कैन बी लाइक कि जो हाई वैल्यू गारमेंट्स हैं या हाई वैल्यू वॉचेस हैं, उनको हम कैसे लग्जरी प्रोडक्ट्स की ओर मूव कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी देने की क्षमता है वो टैक्स दे पाएगा, और जो एक मिडिल क्लास है या लोअर इनकम ग्रुप है हमारे इंडिया में, वो कंजम्पशन को बढ़ावा दे पाएगा। ऑल राइट सर। जालान साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा लेकिन थोड़ा संक्षेप में आपसे चाहूंगा, और वो है जो सबसे बड़ा इशू है आम आदमी का, एक तो पेट्रोल डीजल की कीमतें और ख़ास तौर से एविएशन फ्यूल, जिसको लेकर एविएशन इंडस्ट्री ने भी कहा है कि भाई आप एटीएफ को जीएसटी रिजीम के अंदर लाइए, स्टैंडर्डाइज टैक्सेस और ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा एक आम आदमी के लिहाज से सर? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें काफी इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन भी हुई है और मैं इसे आंसर करूंगा, लेकिन उसके पहले ये इंपोर्टेड गुड्स की
अग्रवाल साहब ने जो कहा कि इंपोर्टेड गुड्स और डोमेस्टिक गुड्स की जीएसटी रेट में एक ही है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि काफी जो डोमेस्टिक गुड्स हमारी जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, उसके में काफी सारी जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो हमें नहीं मिलती है, और अगर वो हाई है इनपुट टैक्स इन एलिजिबल क्रेडिट, तो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसे एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव नहीं बना सकते हैं। और यही आपने जो प्रश्न किया उसमें एक इसमें आता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, या जो भी जो पेट्रोल डीजल वगैरह है, इंडस्ट्री में काफी एक्सपेंडिचर है ये एविएशन टरबाइन फ्यूल या पेट्रोल डीजल जो जीएसटी में नहीं है। अब क्या हो रहा है, ये सारी इंडस्ट्रीज भी काफी कुछ इनपुट या इनपुट सर्विसेज ये परचेज कर रही हैं, लेकिन ये जो इनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है, तो ये पूरा का पूरा जीएसटी कॉस्ट बन जा रहा है। जो कंपनीज वगैरह जो मैन्युफैक्चर कर रही है उसमें भी पेट्रोल डीजल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स वगैरह फर्नेस में मिल रहा है, लग रहा है, उसमें इसकी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही है और ये कॉस्ट में आ जा रही है। ये सारी चीजें पेट्रोल डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल वगैरह, ये अगर जीएसटी में आ जाएगी, इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी इंडस्ट्री को, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है, जिसको हम डबल टैक्सेशन कहते हैं या टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं, वो कम होगा और उसकी उसका राहत जो है वो एक आम आदमी को मिलेगा। वैसे हम अलग से आज एटीएफ और पेट्रोल डीजल पर अपने प्राइम टाइम शो 8 बजे में और चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंटली आप तीनों ने बहुत सारे इनसाइट्स दिए हैं। मुझे लगता है कि जीएसटी और उस पर जो निर्मला सीतारमण जी ने संकेत दिए हैं कि रेट रैशनलाइजेशन की तरफ हम बिल्कुल बढ़ चुके हैं, अग्रसरित हैं, उसके मायने समझने के लिए आपने बहुत मदद की तीनों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। एमएस मनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ अग्रवाल साहब थैंक यू सो मच। विवेक जालान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। शो में इतना ही, नमस्कार।